शुरुआत से शुरू करते हैं। स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट की ओवरऑल एफएम के अंदर हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। 3 डिसीजन लेते हैं। फाइनेंसिंग डिसीजन पूरा चैप्टर पढ़ा हमने, इन्वेस्टमेंट डिसीजन पैसा लगाए कहाँ पे, और डिविडेंड डिसीजन जो हमने पैसा लाए कमाया है उसमें से कितना डिस्ट्रीब्यूट करें और कितना रोके। फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या है? साइंस ऑफ मनी मैनेजमेंट। 2 चीजें देखते हैं, प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड और यूटिलाइजेशन ऑफ फंड। हाँ गड़बड़ हो रही है। प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड और यूटिलाइजेशन ऑफ फंड। प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड के अंदर जो क्या है, कहाँ कहाँ से पैसा लिया जा सकता है। सबसे पहले हम बात करें तो इक्विटी से पैसा लिया जा सकता है। इक्विटी के अंदर रिस्क जो कम है। रिस्क कम है क्यों? क्योंकि यहाँ पर पेमेंट की कोई बाध्यता नहीं है, आप कमाओगे तो देना है, नहीं कमाओ तो नहीं देना। लेकिन कॉस्ट जो वो यहाँ पर ज्यादा लगेगी, क्योंकि ये रिस्क ज्यादा लेते हैं। इन्वेस्टर के पर्सपेक्टिव से देखें तो इक्विटी जो है इन्वेस्टर के लिए ज्यादा रिस्की है, तो वो आपसे क्या मांगेंगे? ज्यादा रिटर्न मांगेंगे। इसके अगेंस्ट में अगर हम डिबेंचर को देखें तो डिबेंचर के अंदर रिस्क जो ज्यादा है। रिस्क ज्यादा है कारण क्या है? क्योंकि वहां पर आपको इंटरेस्ट का पेमेंट जो करना ही करना है, लेकिन कॉस्ट जो कम लगेगी, क्योंकि ये रिस्क कम ले रहे हैं। इस वजह से पहली बात तो इंटरेस्ट भी कम मांगेंगे और उसके अलावा टैक्स का बेनिफिट भी मिलेगा। किस किस तरीके से पैसा लिया जा सकता है? तो 2 तरीके की लैंडिंग सर्विसेज मिल सकती है। एक तो फंड बेस्ड जिसके अंदर एक्चुअल पैसा मिलता है, और एक नॉन फंड बेस्ड जिसमें एक्चुअल में पैसा नहीं मिलता है। फंड बेस्ड के अंदर जो क्या क्या हो सकता है? कैश क्रेडिट मिल सकती है, आपको सीसी मिल सकती है, ओवरड्राफ्ट। आप भी के अकाउंट के अंदर जो इस तरीके की फैसिलिटी दी जाए कि आपने जितना डिपॉजिट किया उससे ज्यादा विड्रॉ कर सकते हैं। टर्म लोन का मतलब जो वो क्या है? टर्म से टर्म जो है वो क्या होता है? जिसके अंदर एक फिक्स समय होता है, उसके बाद आपको उसका भुगतान करना होता है वर्किंग कैपिटल के लिए, और बिल्स पेबल और डिस्काउंटिंग। बिल वगैरह जो भी लेते हैं वो बैंक से डिस्काउंट वगैरह कर सकते हैं, और पेमेंट के लिए बिल्स पेबल का इस्तेमाल करना। नॉन फंड बेस्ड के अंदर बैंक हमें कई बार क्या करती है? पैसा नहीं देती, लेकिन हमारे बिहाफ पे क्या करती है? गारंटी दे देती है, या लेटर ऑफ क्रेडिट जो वो दे देती है। लेटर ऑफ क्रेडिट जो वो एक्सपोर्ट के केस में होता है। आगे एक एक के बारे में, सोर्स के बारे में बात करेंगे। और इंटरनेशनल फंडिंग हो सकती है, एफडीआई, एफआईआई, एडीआर, टीडीआर, ईटीसी, ये भी आगे हम देखेंगे। एंजल इंसिडेंस जो है वो किसके लिए यूज होता है? नया बीज आईडीबीआई की तरफ से ये इश्यू किया गया था। उनकी तरफ से एक इनिशिएटिव था कि भाई नया कोई बिजनेस अगर लगा रहे हो ना, तो उनको फाइनेंस की जरूरत है, और उनके पास ऐसा कुछ एसेट वगैरह कुछ ज़्यादा होती नहीं है, और रिस्क भी ज़्यादा होती है। तो उनको नए बीज को पनपाने के लिए, नए बिजनेस को चलाने के लिए आईडीबीआई ने क्या किया था? एक एंजल इंसिडेंस करके नई स्कीम शुरू की थी, जिसमें नया बिजनेस जो होता है उसको जो है क्या किया जाता है? फंड प्रोवाइड किया जाता है ताकि वो क्या कर सके? बिजनेस को ग्रो कर सके। इसके जैसा जैसा एक वेंचर कैपिटल है, जो कि अपन आगे और पढ़ेंगे। इवोल्यूशन ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ट्रेडिशनल, ट्रांजिशनल और मॉडर्न। ट्रेडिशनल के अंदर क्या है? पुराने जमाने में एफएम जो है वो एक छोटा सा हिस्सा था, लेकिन फिर धीरे धीरे जो वो ट्रांजिशन हुआ, और आज के टाइम के अंदर फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो बहुत बड़ा हिस्सा है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट अब यहाँ से समझिएगा ना। अब ये जो था ये तो बिल्कुल बेस था, यहाँ से शुरुआत करेंगे। ये जो है वो उनको डिटेल में यहाँ से पढ़ेंगे। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में हमारा काम क्या होता है? मैक्सिमाइजेशन ऑफ शेयर वैल्यू, कि हमें शेयर की वैल्यू जो ज़्यादा से ज़्यादा करनी, और इसको ज़्यादा करने के लिए हम क्या करते हैं? कुछ फाइनेंशियल डिसीजन लेते हैं। हमने कहा कौन कौन से फाइनेंशियल डिसीजन लेते हैं? तो फाइनेंसिंग डिसीजन, इन्वेस्टमेंट डिसीजन और डिविडेंड डिसीजन। अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे पहले जो डिसीजन कौन सा लिया जाएगा, तो पहले इन्वेस्टमेंट डिसीजन लिया जाएगा। पहले आप देखोगे कि आपके पास इन्वेस्ट करने के लिए कोई जगह है या नहीं है। जैसे मेरे दिमाग के अंदर, मैं पहले ऐसा नहीं 50 लाख का लोन लेके फिर सोचूंगा कि ये पैसा कहाँ लगा के बिजनेस लगाऊं। पहले मेरे पास दिमाग के अंदर आइडिया आएगा कि भाई मैं बिजनेस, कौन सा बिजनेस करूं, उस बिजनेस में कितने पैसों की जरूरत होगी, उसके हिसाब से मैं फाइनेंस रेज करूंगा, और फिर जो कमाऊंगा उसमें से कितना डिविडेंड बांटू और कितना रोकूं। इन तीनों डिसीजन को लेते वक्त मैं 2 चीजें जो ध्यान रखूंगा, रिस्क और रिटर्न, और रिटर्न और रिस्क, कि भाई रिटर्न जो वो ज्यादा होना चाहिए और रिस्क जो वो कम होनी चाहिए। तो इनके बीच में क्या करूंगा? ट्रेड ऑफ करने की कोशिश करूंगा। ट्रेड ऑफ मतलब कम रिस्क पर ज्यादा प्रॉफिट जो वो कमाने की कोशिश करूंगा। ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट देखो, 2 चीजें चलती है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन और वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। एफएम जो है वो कहता है कि वेल्थ मैक्सिमाइजेशन के ऊपर ध्यान देना चाहिए, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन जो उसके ऊपर ध्यान देने से कोई मतलब नहीं। हमने कहा क्यों? तो उन्होंने कहा देखो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन जो एक तरीके से बेकार है। हमने कहा कैसे? उन्होंने कहा पहली बात तो द टर्म प्रॉफिट इज वो मतलब कि बेकार है, मतलब कि उसका कोई यूज नहीं है।
अनयूजफुल है। हमने कहा ये अनयूजफुल कैसे, तो उन्होंने कहा कि प्रॉफिट के अंदर आप कुछ ऐसे एक्सपेंस जो वो लेस करते हो जिसमें एक्चुअल में पेमेंट नहीं होता, कुछ इनकम ऐसी जो कंसिडर करते हो जिसके अंदर एक्चुअल में पैसा रिसीव नहीं होता है। प्रॉफिट को जो मैनिपुलेट करना आसान है। अगर आपको प्रॉफिट बढ़ाना है तो आप साल के लास्ट में कुछ इस तरीके से अकाउंटिंग घुमा के भी क्या कर सकते हो, प्रॉफिट जो इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हो। जबकि वेल्थ के अंदर एक्चुअल में पैसा आएगा, एक्चुअल में प्रॉपर्टी बनेगी तो ही जो वेल्थ है वो बढ़ेगी, शेयर की वैल्यू तभी बढ़ेगी। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के अंदर कभी भी रिस्क जो कंसीडर नहीं किया जाता, आप अकाउंटिंग में कभी रिस्क के बारे में नहीं पढ़ते। जबकि एक्चुअल में क्या होता है, जैसे जैसे रिस्क बढ़ती है वैसे वैसे रिटर्न बढ़ता है कि भाई रिस्क के साथ रिटर्न बढ़ना चाहिए। अब अगर रिटर्न नहीं बढ़ रहा और रिस्क बढ़ रही है तो वो हमारे लिए अच्छा नहीं है, लेकिन प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन में इसका इस्तेमाल ही नहीं होता है। डज नॉट कंसिडर टाइम वैल्यू ऑफ मनी, और ये बहुत छोटी टर्म है, टू नैरो टर्म। इसके अगेंस्ट में हम वेल्थ मैक्सिमाइजेशन में बात करें तो वेल्थ का मतलब क्या, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ बेनिफिट माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कॉस्ट। जो भी हमारे बेनिफिट है, जो भी इनफ्लो है, उन सब की प्रेजेंट वैल्यू माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कॉस्ट कह दो या प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो कह दो, तो ये जो बचता है वो हमारा क्या बनता है, वेल्थ बनता है। कि भाई आज मेरे पास जो टोटल संपत्तियां हैं जैसे 1 लाख रुपए की, और उसके अगेंस्ट में दायित्व तो मेरे 40,000 के, तो मेरे 60,000 रुपए जो है मेरी क्या है, वेल्थ है। फॉर मेजरिंग एंड मैक्सिमाइजिंग शेयर होल्डर्स वेल्थ फाइनेंशियल मैनेजमेंट शुड फॉलो। उसको क्या करना चाहिए, फाइनेंशियल मैनेजमेंट को एक तो कैश फ्लो अप्रोच जो वो अडॉप्ट करनी चाहिए बजाय कि अकाउंटिंग प्रॉफिट के। उसे कॉस्ट और बेनिफिट एनालिसिस देखना चाहिए कि भाई इसमें कितनी कॉस्ट लग रही है और उससे कितना बेनिफिट मिल रहा है। और उसके अलावा मुझे टाइम वैल्यू ऑफ मनी, जो भी एफएम कंसिडर कर रहे हैं, जो एफएम के अंदर डिसीजन ले रहे हैं, उनको टाइम वैल्यू ऑफ मनी को ध्यान में रखना चाहिए। फर्म की वैल्यू कैसे डिसाइड करते हैं, तो वैल्यू ऑफ इक्विटी प्लस वैल्यू ऑफ डेब्ट प्लस वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर। ये प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन और वेल्थ मैक्सिमाइजेशन के अंदर दोनों में डिफरेंस दे रखा है। ऑब्जेक्टिव लार्ज अमाउंट ऑफ प्रॉफिट चाहिए, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कहेगा, और ये कहेगा एनहेंस मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स की शेयर की वैल्यू जो बढ़ानी है। ये वेल्थ मैक्सिमाइजेशन कहेगा अल्टीमेटली वेल्थ बढ़नी चाहिए, मतलब कि शेयर होल्डर की वैल्यू जो वो बढ़नी चाहिए, मार्केट वैल्यू। एडवांटेज क्या है, ये इजी टू कैलकुलेट है, इजी टू लिंक फाइनेंशियल डिसीजन एंड प्रॉफिट। सीधा सीधा जो दिखता है कि भाई प्रॉफिट जो अपन जीपी रेशियो वगैरह सीधा सीधा कैलकुलेट कर सकते हैं, आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पर इसका एडवांटेज क्या, एम्फेसिस द लॉन्ग टर्म गोल। अल्टीमेटली आपका प्रॉफिट जो वो एक तरीके से इस साल से रिलेटेड है, समझिएगा। ये लॉन्ग टर्म अप्रोच क्यों है, प्रॉफिट जैसे इस साल आपने लिखा है कि प्रॉफिट आपका 2,000 है, इसका मतलब क्या है कि आपने इस साल 2,000 कमाए। जबकि आपके शेयर की वैल्यू अगर 2,000 है, मतलब कि आपके आज तक के और भविष्य के जो प्लान है उसके हिसाब से सबको मिला के जो वो शेयर की वैल्यू डिसाइड होती है। जैसे फ्यूचर के अंदर अगर अच्छा प्रेडिक्शन होगा तो शेयर की वैल्यू बढ़ेगी, तो फ्यूचर को भी कंसीडर कर रहा है। पुराने सालों में आपने कितना अच्छे से कमाया, कितने साल से कंपनी चल रही, वो सारा जो डिसाइड करके आपके शेयर की वैल्यू डिसाइड करती है। तो एम्फेसिस लॉन्ग टर्म गोल। रिस्क और रिटर्न, रिस्क और अनसर्टेनिटी जो है उनको भी कंसिडर करता है। रिकॉग्नाइज द टाइमिंग ऑफ रिटर्न, रिटर्न कब मिलता है उसको भी डिसाइड करता है, ताकि हम प्रेजेंट वैल्यू वगैरह जो कैलकुलेट करते हैं, 3 साल बाद है तो उसको भी आज की वैल्यू लेके आते हैं, 5 साल बाद है तो उसकी भी आज की वैल्यू लेके आते हैं, तो कब मिल रहा है उसका भी इम्पैक्ट आता है। तीसरे साल के अंत में जो पैसा मिल रहा है और 5वें साल के अंत में जो पैसा मिल रहा है, उन दोनों की ये बराबर नहीं मानता है। कंसिडर शेयर होल्डर्स रिटर्न, और ये शेयर होल्डर के रिटर्न की बात करता है। डिसएडवांटेज क्या है, अगर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की बात करें, एम्फेसिस द शॉर्ट टर्म गोल, शॉर्ट टर्म गेन, इसी साल के जो वो देखेगा। रिस्क को और अनसर्टेनिटी को इग्नोर कर देता है, टाइमिंग जो है उसको भी इग्नोर कर देता है, और इमीडिएट रिसोर्सेज पे ध्यान देता है कि भाई इसी साल जो प्रॉफिट बढ़ना चाहिए। जबकि ये क्या करता है, इसके डिसएडवांटेज क्या है, ऑफर नो क्लियर रिलेशन बिटवीन फाइनेंशियल डिसीजन एंड शेयर वैल्यू। जैसे कई बार जो क्या होता है, आपने अच्छे निर्णय लिए लेकिन फिर भी मार्केट के अंदर जो कुछ अफवाह है जो गलत फैल गई, उस वजह से शेयर की वैल्यू जो कम हो सकती है। तो ऐसा कोई क्लियर रिलेशन जो कई बार दिखता नहीं है, और कैन लीड टू मैनेजमेंट एंग्जाइटी एंड फ्रस्ट्रेशन। आप अच्छा काम कर रहे हैं लेकिन फिर भी डिमांड क्रिएट नहीं हो, तो उस केस के अंदर मैनेजमेंट जो चिंता में आ सकता है। टाइप्स ऑफ फाइनेंसिंग, मेनली जो फाइनेंशियल डिसीजन के अंदर अपने को ये वाली चीजें जो नहीं देखनी, इसमें कुछ सोर्स है जिनके बारे में बात करनी है। फाइनेंशियल नीड ऑफ बिजनेस, लॉन्ग टर्म जो है हम क्या कहते हैं, 5 से 10 साल के लिए अगर हम लोन ले रहे हैं तो वो हमारा क्या होगा, लॉन्ग टर्म। मीडियम जो है वो 1 से 5 साल के लिए, तो उसे हम मीडियम कहते हैं, और 1 साल से कम के लिए पैसा रेज कर रहे हैं तो वो हमारे लिए शॉर्ट टर्म होगा। बेसिक प्रिंसिपल ऑफ फाइनेंस क्या है कि अगर आपकी शॉर्ट टर्म नीड है तो वो शॉर्ट टर्म लोन से पूरी कीजिए, अगर मीडियम नीड है तो मीडियम टर्म के लोन से पूरी कीजिए, और लॉन्ग टर्म नीड है तो लॉन्ग टर्म लोन से पूरी कीजिए।
ऑन द बेसिस ऑफ स्टेज देखिए, अर्ली स्टेज है, अगर बिजनेस शुरू हुआ है अभी, तो उस केस के अंदर रिस्क जो ज्यादा है। रिस्क ज्यादा क्यों है? क्योंकि अनसर्टेनिटी ज्यादा, एक बिजनेस चलेगा या नहीं चलेगा। हाई अनसर्टेनिटी है या फिर हाई टू मॉडरेट है, मतलब कि ज्यादा से मध्यम स्तर तक की है। तो इस केस के अंदर अर्ली स्टेज के अंदर जो क्या होगा, इक्विटी जो मेनली, इक्विटी जो मेन सोर्स होगा उसमें भी क्या, मेनली एंजल फाइनेंसिंग। एंजल फाइनेंसिंग मतलब कि जो नए बिजनेस के लिए पैसा रेज कर देते हैं, या फिर इनको वेंचर कैपिटल कहते हैं, या फिर इस तरीके से डेप्ट जो यहाँ अर्ली स्टेज के अंदर कम लिया जाता है, बहुत कम लिया जाता है। फिर बिजनेस आपका ग्रोथ स्टेज के अंदर आया, मतलब कि धीरे धीरे जो है वो बढ़ने लगा, तो उस केस के अंदर आपके क्या हो जाएगी, मॉडरेट टू लो रिस्क हो जाएगी, क्योंकि आपका धंधा जो धीरे धीरे जमने लग चुका है। अगर धंधा धीरे धीरे जमने लग चुका है तो उस केस के अंदर आप डेब्ट से, वेंचर कैपिटल से या प्राइवेट इक्विटी से पैसा रेज कर सकते हैं। फिर आपका बिजनेस जो अगर स्टेबल हो जाता है तो उस केस के अंदर लो अनसर्टेनिटी, भाई रिटर्न आएगा ही आएगा, कोई भी तरीके की तकलीफ जो वो नहीं होगी, अनसर्टेनिटी जो कम हो जाती है, तो उस केस के अंदर डेप्ट जो उससे पैसा रेज कीजिए, ताकि उनकी कॉस्ट कम लगेगी और उसके अगेंस्ट में आप ज़्यादा कमाओगे, तो जो एक्स्ट्रा बचेगा उससे आपके इक्विटी की वैल्यू जो वो बढ़ेगी। फाइनेंसिंग के सोर्स क्या है, एक्सटर्नल सोर्स और इंटरनल सोर्स। एक्सटर्नल सोर्स के अंदर शेयर कैपिटल, डेब्ट और बोरोड फंड। शेयर कैपिटल में इक्विटी और प्रेफरेंस, और डेब्ट के अंदर डिबेंचर ले सकते हो, लोन ले सकते हो, और अदर किसी भी तरीके से फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से पैसा लिया जा सकता है। इंटरनल के अंदर मेनली रिटेन अर्निंग जो वो रहती है। सोर्सेज ऑफ फाइनेंस बेस्ड ऑन द मैच्योरिटी ऑफ पेमेंट, लॉन्ग टर्म, मीडियम और शॉर्ट टर्म, वो सेम ही है। लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस कौन कौन सी होती है? ओनर्स कैपिटल। वैसे अपन ने जो फाइनेंसिंग डिसीजन के अंदर एक एक की कॉस्ट वगैरह कैलकुलेट करना सीख चुके हैं, तो अब यहाँ पर ज़्यादा आपको दिक्कत नहीं आएगी। ओनर्स कैपिटल और इक्विटी कैपिटल, अगर आप इक्विटी इश्यू करके पैसा रेज कर रहे हैं तो उसमें क्या होगा, प्रोवाइड सिक्योरिटी टू अदर सप्लायर। बाकी जो भी आपको डेप्ट दे रहे हैं या बाकी आपको जो भी फंड दे रहे हैं, उनके लिए ये एक तरीके से सिक्योरिटी का काम करता है। रीजन क्या है? क्योंकि प्रॉफिट अगर सबसे कम होगा, तो ये जैसे आपका इक्विटी है, तो इक्विटी सबसे पीछे खड़ा है, तो अगर प्रॉफिट कम हुआ तो उस केस के अंदर डेप्ट वालों का, प्रेफरेंस शेयर वालों का पेमेंट होगा और इक्विटी वालों का नहीं होगा। तो ये इक्विटी एक तरीके से बैक है, अगर प्रॉफिट कम होगा तो उस केस के अंदर नुकसान जो वो इक्विटी को होगा। समझ पा रहे बात? तो ये एक तरीके से इनको क्या करता है, इनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। इंक्रीज द कंपनी फाइनेंस बेस, पैसा जो वो बढ़ा रहा है। कॉस्ट इसकी ज्यादा होगी, टैक्स बेनिफिट नहीं है, फ्लोटेशन कॉस्ट इसकी, मतलब कि इसको इश्यू करने में पैसा ज्यादा लगता है। राइट ऑफ प्रीएम्पशन, ये क्या लिखा था भाई, एक सेकंड ना, हाँ मतलब इसमें बायबैक वगैरह जो किया जा सकता है। एम्सन का मतलब जो क्रैक करना है या परचेज करना है। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल नॉर्मली इक्विटी और डेब्ट के बीच के तरीके का एक सोर्स है। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, नॉर्मली प्रेफरेंस शेयर कैपिटल की रेट जो वो डिबेंचर से ज़्यादा होगी। पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का मतलब है वो पार्टिसिपेट, कई बार स्टूडेंट जो कंफ्यूज हो जाता है कि पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर का मतलब है कि वो जो डिसीजन लिए जाते हैं कंपनी के अंदर उनके अंदर पार्टिसिपेट करेंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर क्या होंगे कि जो सरप्लस बचेगा, जैसे कि सबसे पहले आपने डेब्ट वालों का इंटरेस्ट का पेमेंट किया, फिर प्रेफरेंस शेयर वालों का डिविडेंड जो पेमेंट किया, बाकी जो बचा वो इक्विटी शेयर होल्डर का जितना भी बचा, तो ये पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर जो बाकी बचेगा इक्विटी शेयर होल्डर के लिए, उसमें भी पार्टिसिपेट करेंगे उस सरप्लस के अंदर ही। तो सीधी सी बात है, इनको इंटरेस्ट, इनकी जो डिविडेंड रेट है वो कम होगी। लिवरेज एडवांटेज बिकॉज ऑफ द फिक्स चार्जेस, एक तो इनके अंदर पेमेंट जो फिक्स होता है 10% है, 10% ही देना। अगर आप ज्यादा कमा लो 15%, तो 5% इक्विटी शेयर होल्डर के लिए बच जाएगा, तो आपको लिवरेज का फायदा मिलेगा। नॉन पेमेंट ऑफ प्रेफरेंस शेयर डज नॉट फोर्स कंपनी इनटू लिक्विडिटी, अगर
प्रेफरेंस शेयर इश्यू की है तो उनके डिविडेंड जो आपका प्रॉफिट है तो दीजिए, नहीं है प्रॉफिट तो उस केस के अंदर मत दीजिए। कम्युलेटिव होते हैं तो कम्युलेटिव मतलब इकट्ठा होना, तो उस केस के अंदर इकट्ठा हो जाएंगे लेकिन वो लिक्विडिटी के लिए फोर्स नहीं कर सकते हैं भाई आपका 3 साल जैसे आपने प्रॉफिट नहीं हुआ तो 3 साल का प्रेफरेंस शेयर का जितना डिविडेंड बनता है वो इकट्ठा हो जाएगा, फिर 14 साल प्रॉफिट होगा तो इनको पहले प्रेफरेंस शेयर को डिविडेंड दे दीजिए। प्रेफरेंस शेयर होल्डर का सीधा कहना है कि भाई इक्विटी को दो उससे पहले हमें दे देना, इसमें टैक्स का बेनिफिट नहीं मिलता है। रिटेन अर्निंग इंटेल ऑलमोस्ट नो रिस्क, भाई घर का ही पैसा है, कंपनी का कमाया हुआ पैसा है, कंट्रोल भी डाइल्यूट नहीं होते, मतलब नंबर ऑफ शेयर भी नहीं बढ़ रहे, कोई फ्लोटेशन कॉस्ट नहीं लगेगी क्योंकि नए इश्यू नहीं कर रहे हैं। डिबेंचर मे और मे नॉट बी लिस्टेड, लिस्टेड का मतलब कि स्टॉक एक्सचेंज के अंदर जो लिस्ट करवाना। बियरर का मतलब होता है कि बियरर डिबेंचर है मतलब कि ट्रांसफरेबल है, जैसे कि एक डिबेंचर जो है वो जैसे मेरे पास है और वो बियरर है तो उस केस के अंदर मैं जब चाहूँ, जैसे आपने मेरे से मांगा कि मेरे को जो है वो डिबेंचर चाहिए तो मैं आपको सेल कर सकता हूँ, अगर इस तरीके से सेल किया जा सकता है तो वो बियरर या ट्रांसफरेबल। रजिस्टर्ड होता है उसके अंदर, जैसे मेरे पास डिबेंचर है तो उस केस के अंदर मेरा नाम जो है कंपनी के पास रजिस्टर्ड होगा तो मैं उसे आसानी से नहीं बेच सकता। इंटरेस्ट जो दिया जाएगा वो रजिस्टर्ड पर्सन को, जिसका नाम जो उस रजिस्टर में लिखा गया उसे दिया जाएगा। मॉर्गेज मतलब कि सिक्योर्ड बाय चार्ज ऑन असेट, कि भाई मॉर्गेज मतलब कि एक तरीके से भाई जब भी इनको पेमेंट किया जाएगा तो उस केस के अंदर पहले इन सिक्योर्ड को दिया जाएगा, इनके एक तरीके से सिक्योर होते हैं किस तरीके से, चार्ज ऑन असेट, कि भाई ये असेट के ऊपर एक तरीके से इनका चार्ज है कि पहले इनको पेमेंट किया जाएगा इस असेट से, बाद में जो अनसिक्योर्ड को दिया जाएगा। नेक्ड और सिंपल अनसिक्योर्ड को कहते हैं, उन पे कोई भी तरीके की सिक्योरिटी नहीं है, कॉस्ट इनकी कम लगती है क्योंकि टैक्स बेनिफिट है, और लेकिन ये फाइनेंस रिस्क को जो है वो बढ़ा देते हैं। बॉन्ड, अब बॉन्ड के अंदर जो कुछ एक दो वर्ड पहले ही समझ लीजिएगा, जैसे एक लिखा है, एक होता है कॉल और एक होता है पुट। कॉल का मतलब क्या होता है, राइट टू बाय, और पुट का मतलब होता है राइट टू सेल। जैसे मैंने कॉल ऑप्शन ले रखा है, जैसे ऑप्शन के अंदर होता है कॉल ऑप्शन, कॉल ऑप्शन के अंदर क्या होगा कि राइट टू बाय मतलब कि मैं चाहूं तो खरीदूं, मैं चाहूं तो नहीं खरीदूं। और पुट ऑप्शन के अंदर राइट टू सेल, जैसे कि समझिएगा ये रेट चल रही है $1 इज इक्वल टू ₹80, मुझे कल को लग रहा है कि ये $1 इज इक्वल टू 90 हो जाएगा, तो मैंने $1 इज इक्वल टू 90 पे मान लीजिए ₹90 3 मंथ बाद के ऑप्शन जो है वो लिया है, और मान लीजिए ऑप्शन जो वो कॉल ऑप्शन है और दूसरा मान लीजिए कि वो पुट ऑप्शन होता तो क्या होता। पुट ऑप्शन का मतलब क्या है, जैसे मैंने कहा कि मैं 3 महीने बाद $1 लाख जो है वो खरीदूंगा, 3 महीने बाद $1 लाख जो वो ₹90 की रेट से मैं खरीदूंगा, ये एक मैंने ऑप्शन लिया है। अगर ये ऑप्शन पुट ऑप्शन है, पुट ऑप्शन है मतलब कि राइट टू सेल है, तो इसमें क्या होगा, दुकानदार के पास एक तरीके से राइट होगा कि वो चाहे तो बेचे चाहे तो नहीं बेचे। जबकि कॉल ऑप्शन होता, अगर कॉल ऑप्शन के अंदर क्या होता, मेरे पास राइट होता कि मैं चाहूं तो खरीदूं चाहूं तो ना खरीदूं, चाहूं तो खरीदूं चाहूं तो ना खरीदूं। ठीक है, इसमें क्या होगा, चाहूं तो, ये कौन कह रहा है, दुकानदार कहेगा चाहूं तो बेचूं चाहूं तो ना बेचूं। अब इसका मतलब क्या है, जैसे कॉल ऑप्शन ले रखा है कि $1 इज इक्वल टू ₹90, कल को रेट जो वो ये हो सकती है $1 इज इक्वल टू ₹92, और यह हो सकता है कि $1 इज इक्वल टू ₹88। अब अगर $1 इज इक्वल टू 92 हो गया, मतलब कि $1 बाहर मार्केट के अंदर 92 में मिल रहा है, मैं इसे चाहूं तो ₹90 में खरीद सकता हूं, तो मैं क्या करूंगा, कॉल ऑप्शन को एक्सरसाइज करके ₹90 में खरीद लूंगा क्योंकि मार्केट से मुझे सस्ता मिलेगा। अगर ये मान लीजिए ₹88 है तो उस केस के अंदर मार्केट में ये मिल रहा है ₹88 में और मेरे को यहाँ ऑप्शन के अंदर मिल रहा है 90 का, तो मैं इस कॉल ऑप्शन को एक्सरसाइज नहीं करूंगा और मार्केट से जो ₹88 में खरीद लूंगा। समझ पा रहे हो बात, तो ये रिस्क को एक तरीके से मिटिगेट करने के लिए, खत्म करने के लिए होता है। वैसा वैसा पुट ऑप्शन है, तो पुट ऑप्शन के अंदर क्या है,
वही $1 इज इक्वल टू मान लीजिए ₹88 हो गया और $1 इज इक्वल टू 92 हो गया। मार्केट के अंदर अगर ये 92 में बिक रहा है, समझिएगा मार्केट के अंदर ये जो 92 में बिक रहा है, यहाँ मैंने कॉन्टेक्ट कर रखा है कि मैं 90 में बेचूंगा, तो उस केस के अंदर जो है मैं क्या पुट ऑप्शन एक्सरसाइज करूंगा? क्या नहीं करूंगा। जबकि यहाँ पर $1 इज इक्वल टू ₹88 हो जाए तो मार्केट के अंदर जो क्या हो जाएगा, मार्केट के अंदर ये 88 रुपए में बिक रहा है, जबकि मैंने कॉन्टेक्ट कर रखा उसमें मैं 90 रुपए में बेच सकता हूँ। तो मैं क्या कर दूंगा? पुट ऑप्शन को एक्सरसाइज कर दूंगा। ये नाम है, कॉल का मतलब है खरीदने का अधिकार और पुट का मतलब है बेचने का अधिकार। तो उसी नाम से जो ये क्या बने, ये बॉन्ड बने। तो हम बात करें अगर कॉलेबल बॉन्ड, तो इसमें क्या होगा, इश्यूअर के पास राइट होगा रिडीम बिफोर द मैच्योरिटी एट प्री डिटरमाइंड प्राइस। कॉल मतलब कि क्या होना, खरीदना। तो मैंने जैसे इश्यू किया है बॉन्ड और उसके ऊपर जैसे 10% रेट है, तो उसके अंदर जैसे कॉल ऑप्शन है, तो मैं जब चाहूं तो इनको क्या कर सकता हूं, वापस खरीद सकता हूं। जबकि यहीं पर पुटेबल बॉन्ड है, तो उस केस के अंदर कंपनी ने इश्यू किया और मैंने जो बॉन्ड खरीदा है, तो मैं जब चाहूं वापस कंपनी को क्या कर सकता हूं, सेल कर सकता हूं एक प्री डिटरमाइंड प्राइस के ऊपर। तो कॉलेबल बॉन्ड क्या होगा, इश्यूअर के पास एक राइट होगा रिडीम बिफोर मैच्योरिटी एट प्री डिटरमाइंड प्राइस, और पुटेबल होगा तो उसमें इन्वेस्टर है पुट ऑप्शन राइट टू सेल बैक टू कंपनी बिफोर मैच्योरिटी। फॉरेन करेंसी कन्वर्टिबल बॉन्ड, नाम से ही पता चल रहा है कि ऐसे बॉन्ड जो क्या हो जाएंगे, आगे जाके फॉरेन करेंसी में कन्वर्ट हो जाएंगे। लो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा, इश्यूअर के पास क्या होगा, फॉरेन करेंसी जो मिल जाएगी। प्लेन वनीला सिंपल सीधा सीधा जो है वो, इसके अंदर क्या होगा, प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दिया जाएगा, नॉर्मल जो बॉन्ड होगा बिल्कुल बेसिक। कन्वर्टिबल फ्लोटिंग बॉन्ड, बॉन्ड इसके अंदर इन्वेस्टर जो है वो क्या कर सकता है, कैन कन्वर्ट कर सकता है अपना जो बॉन्ड है उसको, क्या कर सकता है, उसमें फ्लोटिंग रेट से फिक्स रेट के अंदर, या फ्लोटिंग रेट से उसे स्पेसिफाइड नंबर ऑफ बॉन्ड के अंदर, फिक्स रेट वाले स्पेसिफाइड बॉन्ड के अंदर कन्वर्ट कर सकता है। अब फ्लोटिंग का रेट का मतलब क्या है, जैसे एक आपने बॉन्ड लिया, जो बॉन्ड इस तरीके से था कि बॉन्ड जो था वो लिबोर +2 था, कि जो लिबोर रेट चल रही है, जैसे इंडिया में रेपो रेट चल रही है, रेपो समझ लीजिए, रेपो +2 जो रेपो रेट चल रही है उसमें 2% बढ़ा के जो क्या किया जाएगा, इंटरेस्ट दिया जाएगा। अब रेपो रेट जो वो मान लीजिए बढ़ गई, ठीक है, रेपो रेट पहले 7 थी तो 7 + 2 आपको 9% ब्याज मिल रहा था, फिर 9 हो गई तो 9 + 2 आपको 11 मिलना शुरू हो जाएगा। लेकिन ये कल को वापस कम होते होते वापस जो वो 6 + 2 मान लीजिए 8% पे आ गया, जबकि फिक्स रेट जो वो चल रही है 9%। तो उस केस के अंदर यहाँ पर इसको ब्याज कम मिल रहा है, तो वो क्या करवा सकता है, इसको कन्वर्ट करवा के फिक्स रेट के अंदर जा सकता है। तो इसे हम क्या कहते हैं, कन्वर्टिबल फ्लोटिंग बॉन्ड। सेम ऐसा कैसा ही है ये ड्रॉप लॉक बॉन्ड, फ्लोटिंग टू फिक्स्ड ऑटोमेटिकली इफ रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉल्स बिलो प्री डिटरमाइंड लेवल। इसके अंदर जो क्या होता है, बस चेंज ये है कि इसके अंदर पहले से ही कह रखा है कि अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट जैसे 7% से कम हो गई, तो उस केस के अंदर आपको स्पेसिफाइड नंबर ऑफ बॉन्ड दूसरे वाले दे दिए जाएंगे, 8% वाले या जो भी है वो उनका पहले कॉन्ट्रैक्ट पे डिपेंड होता है। तो इनको क्या कहता है, ड्रॉप लॉक बॉन्ड, मतलब कि नीचे की साइड के अंदर एक लॉक लगा होता है कि वो अगर टच कर दिया तो उस केस के अंदर वो अपने आप जो वो फ्लोटिंग से फिक्स के अंदर चले जाएंगे। जबकि यहाँ पर कन्वर्टिबल के अंदर जो इन्वेस्टर जब चाहे तब कन्वर्ट करवा सकता है। कन्वर्टिबल फ्लोटिंग बॉन्ड जो है उसे लॉन्ग ऑप्शन स्ट्रक्चर का हिस्सा माना जाता है, और ड्रॉप लॉक बॉन्ड जो उसे शॉर्ट ऑप्शन स्ट्रक्चर का हिस्सा माना जाता है। वेरिएबल रेट डिमांड, नॉर्मल फ्लोटिंग रेट विथ नॉर्मल मैच्योरिटी, होल्डर कैन सेल बैक एट par plus accrued interest more liquid than, देखो फ्लोटिंग रेट नोट, ये जो है आपका कहाँ चला गया, कन्वर्टिबल फ्लोटिंग रेट जो है इसी तरीके से जो है वो एक तरीके से ये वेरिएबल रेट डिमांड ऑब्लिगेशन, इसके अंदर भी वो सेम ही है कि रेट जो है वो क्या होती जाएगी। देखो सिंपल सा इससे क्वेश्चन जो वो सीधा सीधा आएगा, जो भी आएगा वो आपको इसमें से पता करना है, कुछ जो ऑप्शन जो है वो अपने आप से हट जाएंगे। वेरिएबल रेट
डिमांड ऑब्लिगेशन नॉर्मल फ्लोटिंग रेट विथ नॉर्मल मैच्योरिटी। नॉर्मली इसकी रेट क्या रहेगी, फ्लोटिंग रहेगी, और इसका पीरियड भी क्या रहेगा, नॉर्मल रहेगा, मतलब कि मीडियम टर्म का रहेगा। होल्डर कैन सेल बैक एट पार प्लस अक्रूड इंटरेस्ट। अब जैसे मैंने ये खरीदा है वेरिएबल रेट डिमांड बॉन्ड, और मैंने 2 साल इसको रखा, और फिर अब मेरे को लग रहा है कि नहीं यार इसमें रिटर्न जो ज़्यादा नहीं, तो मैं जब चाहूँ तब इसको क्या कर सकता हूँ, वापस बेच सकता हूँ। कितने पे, उसकी जो भी वैल्यू है प्लस मेरा जो भी अक्रूड इंटरेस्ट है उसके साथ। तो ये मोर लिक्विड देन और फ्लोटिंग रेट नोट। फ्लोटिंग रेट नोट के अंदर क्या होता है, ये फ्लोटिंग से फिक्स्ड में कन्वर्ट होता है, जबकि इसके अंदर क्या किया जा सकता है, सेल करके पैसा जो वो लिया जा सकता है, तो ये इसको ज्यादा लिक्विड माना जाता है। क्लियर है। उसके बाद में भाई कोई डाउट आए तो लिखते जाइएगा, है ना। बाकी वैसे इसको थोड़ा थोड़ा तो आपको याद करना ही पड़ेगा, ये एक एक बॉन्ड के जो नाम और इनकी बेसिक डिटेल जो आपको याद करनी ही पड़ेगी। यील्ड कर्व बॉन्ड, यील्ड का मतलब क्या होता है, एक तरीके से रिटर्न है। यील्ड इंक्रीजेज व्हेन रेट ऑफ इंटरेस्ट डिक्रीजेज एंड वाइस वर्सा, यूज्ड टू हेज इंटरेस्ट रेट। इसके अंदर क्या होता है कि भाई अगर आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट मान लीजिए ये धीरे धीरे कम होता जा रहा है, जैसे 6 की जगह 5 हो गया, 5 की जगह 4 हो गया, तो इसके अगेंस्ट में इसको कंपनसेट करने के लिए आपको क्या किया जाएगा, जो रिटर्न है वो क्या करवा दिया जाएगा, बढ़ा दिया जाएगा। तो यहाँ जैसे 2% रिटर्न था तो उसको 3 और 4 इस तरीके से कर दिया जाएगा। तो अल्टीमेटली मतलब उसकी वैल्यू में जो इंक्रीज करके इसको कॉम्पनसेट कर दिया जाएगा। यूज टू हैज इंटरेस्ट रेट, जो इंटरेस्ट रेट है उसके अंदर जो डिक्रीज आ सकता है उसको हैज करने के लिए। हैज का मतलब क्या होता है, रिस्क को मिनिमाइज करना। हैज का मतलब क्या होता है, हैज यूज होता है किसके लिए, रिस्क को कम करने के लिए। हैज वर्ड यूज होता है रिस्क को कम करने के लिए। सर ये कैसे, जैसे मेरे को आज से 2 महीने बाद $1,00,000 मान लीजिए मिलने वाले हैं, तो उस केस के अंदर आज जो रेट है वो मान लीजिए $1 इज इक्वल टू 90 रुपीज है। मुझे अगर लग रहा है कि डॉलर कल को रुपया जो स्ट्रांग हो जाएगा और $1 इज इक्वल टू ₹85 हो जाएगा, ये मेरे को ऐसा डर सता रहा है, तो उस केस के अंदर $1,00,000 अगर आज मिले तो $1,00,000 इंटू 90 मुझे कितने रुपए मिलेंगे, 90 लाख रुपीज मिलेंगे। जबकि 3 साल बाद अगर 85 हो गए तो कितने मिलेंगे, 85 लाख रुपीज ही मिलेंगे। तो ये जो है ये क्या एक तरीके से रिस्क है। इस रिस्क को कम करने के लिए मैंने क्या कर दिया, आज ही जाके मान लीजिए 89 पे जो है मान लीजिए मैंने 3 महीने बाद $1,00,000 बेचने का कॉन्ट्रैक्ट कर दिया। तो ये क्या है, एक तरीके से हेज करना है कि भाई रिस्क को खत्म करना। इसके बाद के जो है उनमें से ये एक यंकी बॉन्ड के बाद के बाकी के सारे जो नाम से याद रखने पड़ेंगे आपको। यंकी बॉन्ड क्या है, इश्यूड बाय नॉन यूएस बैंक और नॉन यूएस कॉरपोरेशन। यूनाइटेड स्टेट से बाहर के अगर कोई भी कंपनी है या कोई भी कॉरपोरेशन है, कोई भी बैंक है, उसको अगर यूएसए में पैसा रेज करना है, जैसे मैं एक इंडियन हूँ और मेरी यहाँ की कंपनी है और मुझे जो है यूनाइटेड स्टेट से पैसा जो वो उठाना है, तो उस केस के अंदर मैं यूनाइटेड स्टेट में जाके यंकी बॉन्ड जो वो इश्यू कर सकता हूँ। तो वो जो है वो रजिस्टर होगा SEC के अंदर, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन, जो कि यूनाइटेड स्टेट का है। और उसके अंदर जो है वहाँ पर भी कैसे होगा, इश्यूड इन ट्रांचेज, मतलब कि हिस्सों में, छोटे छोटे टुकड़ों में। जैसे मुझे टोटल 1,00,000 बॉन्ड इश्यू करने हैं तो 20,000 20,000 20,000 इस तरीके से। इंटरेस्ट रेट जो होगी वो यूनाइटेड स्टेट के अंदर लिबोर चलती है, जैसे अपने इंडिया के अंदर रेपो चलती है वैसे वहाँ लिबोर चलती है, तो लिबोर के हिसाब से तय होगा। यूरो बॉन्ड, देखो यूरो में ADR में GDR के अंदर, और इनसे क्वेश्चन पूछा जाता है सबसे ज्यादा, तुम इनके अंदर ध्यान रखिएगा। यूरो के अंदर जो यूरो है इसका मतलब क्या है, यूरो का मतलब याद रखिएगा, जहां हो वहां से अलग जगह से पैसा उठाना। समझिएगा, इश्यूड और ट्रेडेड इन कंट्री अदर देन द वन इन विच डिनोमिनेटेड टर्म यूरो नो रिलेवेंस। जैसे कि मैं इंडिया का आदमी हूं, और या फिर जैसे किसी को रुपीज, जैसे किसी को डॉलर के अंदर पैसा उठाना है। क्लियर है। अब यहाँ पर जो डॉलर के अंदर पैसा उठाना है तो इश्यूड और ट्रेडेड इन ए कंट्री अदर देन द वन इन विच डिनोमिनेटेड, तो डॉलर जो है उस डॉलर के अंदर, या फिर जैसे अपन इंडिया की बात करते हैं, रुपीज से सीधा समझ आएगा, रुपीज है, ठीक है, और रुपीज के अंदर पैसा जो है वो मेरे को चाहिए। तो इंडिया में नहीं इश्यू कर रहा हूँ मैं, जैसे इसको क्या कर रहा हूँ, चाइना में इश्यू किया,
बॉन्ड, और वहां पर जो किस में इश्यू किया है, उस पे रुपीज लिख के जो इश्यू किया है, तो वो क्या कहलाएगा, यूरो बॉन्ड। तो मुझे जो पैसा मिलेगा वो क्या मिलेगा, रुपीज के अंदर मिलेगा, तो उसे हम क्या कहेंगे, यूरो बॉन्ड। इश्यूड और ट्रेडेड इन कंट्री अदर देन द वन इन विच डिनोमिनेटेड। अब इससे मेरे को क्या फायदा रुपीज में कन्वर्ट, रुपीज के अंदर इश्यू करने से, रुपीज में इश्यू करने से फायदा ये कि मेरी फॉरेन करेंसी रिस्क जो क्या हो जाएगी, एक तरीके से कम हो जाएगी इनकी रेट की। और दूसरा क्या होता है, ये क्यों इश्यू किया जाता है, जैसे डेवलपिंग कंट्री होते हैं ना, उसके अंदर इंटरेस्ट रेट नॉर्मली ज्यादा होती है, जैसे यहाँ 9-10% चल रहा है, तो अमेरिका में जो वो 4-5% चल रहा होगा। तो यहाँ से मुझे क्या करना चाहिए, अमेरिका से पैसा उठाना चाहिए, यहाँ से सस्ता मिलेगा। लेकिन अमेरिका से पैसा उठाने में मेरे को दिक्कत ये हो जाती है कि वहां से जो है वो मेरे को फॉरेन करेंसी की रेट की दिक्कत आ जाती है। $1 आज जैसे 90 है, कल को ये 95 हो गया, तो 1 लाख की जगह $1 लाख इशू किए तो 90 लाख रुपए, और फिर वापस देते वक्त 95 लाख, 5 लाख का ये नुकसान हो जाएगा। तो इसके लिए क्या किया जा सकता है, रुपीज के अंदर ही जो वो दूसरी कंट्री में इश्यू करना, उसे क्या कहते हैं, यूरो बॉन्ड कहा जाता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट, ROI का फुल फॉर्म रेट ऑफ इंटरेस्ट, क्लियर है। अब बाकी के जो है आगे वाले, ये इनके नाम से ही पता चलता है। समुराई बॉन्ड, समुराई बॉन्ड का मतलब क्या है, समुराई जो वो जापान के अंदर जो योद्धा होते हैं उनके लिए वर्ड यूज होता है समुराई बॉन्ड। तो इश्यूड इन टोक्यो बाय नॉन जापानीज कंपनी, और रेगुलेशन जो जापानीज। अगर मुझे जापान से पैसा उठाना है, जापान से पैसा रेज करना है, तो उस केस के अंदर मैं जापान के अंदर जाके समुराई बॉन्ड जो वो इश्यू कर सकता हूँ। तो वो जापानीज कंपनी बाय नॉन जापानीज कंपनी, जैसे कोई भी जापानीज, तो जापानीज में क्यों इश्यू करेंगे, उनके लिए नहीं है समुराई बॉन्ड। समुराई बॉन्ड है कि जापान के अलावा कोई और देश का आदमी और कोई देश के ऑर्गेनाइजेशन, कॉरपोरेशन, बैंक अगर पैसा रेज करना चाहते हैं, जापान से पैसा उठाना चाहते हैं, तो वो जो है वो जाए जापान के अंदर और वहां पर क्या करे, समुराई बॉन्ड जो वो इश्यू करें। समझ पा रहे हो? तो समुराई जो किसको लिए वर्ड यूज होता है, समुराई वर्ड यूज होता है जापान के जो योद्धा होते हैं उनके लिए यूज होता है। अगर आपने जापानी कभी मूवी वगैरह देखी हो तो उसके अंदर आपको पता चलेगा। बुलडॉग बॉन्ड, डिनोमिनेटेड इन बुलडॉग पाउंड, लंदन का जो पाउंड वगैरह है उसके लिए लंदन पाउंड, स्टेर्लिंग और ग्रेट ब्रिटेन पाउंड, ठीक है। और वही इश्यूड इन लंदन और नॉन यूके कंपनी। जैसा समुराई बॉन्ड है वैसा वैसे ये बुलडॉग है। समुराई जो जापान के लिए, बुलडॉग जो है वो आपके ब्रिटेन के लिए। वैसा वैसा आगे और आएंगे। इंडियन बॉन्ड कौन कौन से, इनसे के नाम से ही पता चल जाएगा। मसाला बॉन्ड इश्यूड आउटसाइड इंडिया, डिनोमिनेटेड इन रुपीज। अगर इंडिया की कोई कंपनी बाहर जो अपना बॉन्ड इश्यू करे और वो रुपीज के डिनोमिनेशन में करे तो उसे हम क्या कहते हैं, मसाला बॉन्ड कहते हैं। म्युनिसिपल बॉन्ड, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के लिए होता है, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए म्युनिसिपल जो है वो बॉन्ड इश्यू करके उनसे पैसा रेज करती है, उसे क्या कहते हैं, म्युनिसिपल बॉन्ड। गवर्नमेंट और ट्रेजरी बॉन्ड, बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, RBI, स्टेट गवर्नमेंट और अदर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन जो है वो पैसा रेज करने के लिए ये इश्यू करती है, गवर्नमेंट और ट्रेजरी बॉन्ड। लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इंडियन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ये नाम एक बार देख लीजिएगा जो है कौन कौन से है। इंडस्ट्रियल फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, IFSCI वगैरह वगैरह। क्वेश्चन आने के इससे चांस जो वो थोड़े कम है, लेकिन आपको पता होना चाहिए। लोन फ्रॉम कॉमर्शियल बैंक, बैंक से पैसा लिया जा सकता है। ब्रिज फाइनेंस का मतलब क्या होता है, जैसे आपने एक 5 करोड़ का लोन लिया है, ठीक है, आपके इन्वेस्टमेंट के लिए। अब वो पैसा आपको आने में जैसे 8 दिन लगेंगे, तो उस 8 दिन के लिए आपके पास पैसों की शॉर्टेज है और आपको कुछ पेमेंट जो अभी करना है। अभी आपको पता है कि भाई 8 दिन बाद तो पैसा आ जाएगा, जो आपका बड़ा लोन है वो पास हो जाएगा, लेकिन इन 8 दिनों तक काम नहीं चलेगा, तो उसके लिए आपने एक छोटे पीरियड के लिए एक अलग से लोन ले लिया, तो उसे क्या कहते हैं, ब्रिज फाइनेंस। कि भाई ये जो बड़ा लोन है, ये जब आपका आएगा उस तक काम चलाने के लिए आपने क्या किया है, जो फाइनेंस लोगे उसे क्या कहोगे, ब्रिज फाइनेंस, ठीक है। और उसके बाद में वेंचर कैपिटल फाइनेंसिंग, ये जो है वेंचर कैपिटल फाइनेंसिंग या सीड फाइनेंसिंग जो वो एक तरीके से, या एंजल इंसिडेंस जो है वो एक ही है। इनका क्या मतलब है, वेंचर कैपिटल फाइनेंसिंग का मतलब क्या है, फाइनेंसिंग ऑफ न्यू हाई रिस्क वेंचर प्रमोटेड बाय क्वालिफाइड एंटरप्रेन्योर्स। जैसे कुछ जो जिन्होंने इंजीनियरिंग कर रखी है उनके पास जो आइडिया अच्छा है लेकिन उनके पास पैसा नहीं है, तो उस केस के अंदर वो जो फाइनेंसिंग करवाएंगे वो क्या कहलाएगी, वेंचर कैपिटल फाइनेंसिंग।
अपार्ट फ्रॉम प्रोवाइडिंग फंड सपोर्ट इन, अब उनको क्या किया जाएगा, पैसा भी दिया जाएगा, उसके अलावा मैनेजमेंट भी दिया जाएगा, किस तरीके से सेल्स के अंदर आपको करनी चाहिए वगैरह वगैरह। मसाला बॉन्ड इंडियन रुपीज के अंदर है, और यूरो बॉन्ड कोई भी दूसरी कंट्री में इश्यू कर रहे हैं उन सबको जो वो यूरो बॉन्ड ही कहा जाता है। मसाला बॉन्ड एक तरीके का यूरो बॉन्ड है। तो नए जैसे है कुछ इंजीनियर वगैरह है, उन्होंने कुछ नया आइडिया लेके आए हैं और उनके पैसों की जरूरत है, तो उस केस के अंदर जो पैसा रेज किया जाएगा उसे क्या कहेंगे, वेंचर कैपिटल फाइनेंसिंग। अपार्ट फ्रॉम प्रोवाइडिंग फंड सपोर्ट इन सेल्स स्ट्रेटेजी बिजनेस नेटवर्क वगैरह। शार्क टैंक इंडिया अगर आप देखते हो तो ये सारे सारे नाम आपने सुन ही रखे होंगे। वेंचर कैपिटल फाइनेंसिंग के अंदर क्या करते हैं, जैसे वो ये भी सपोर्ट करते हैं कि भाई आपको किस तरीके से मार्केटिंग करनी चाहिए, आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है वो किस तरीके से होना चाहिए, किस तरीके से आपको कस्टमर को अप्रोच करना चाहिए वगैरह वगैरह, सारा उसमें भी आपको हेल्प देते हैं। इक्विटी फाइनेंसिंग करवाओ तो 49% से ज़्यादा बाहर मत देना, नहीं तो कंट्रोल चला जाएगा। 49% तक का अगर इक्विटी इश्यू करोगे तो कंट्रोल बना रहेगा। कंडीशनल लोन क्या होता है, रॉयल्टी वो भी जब सेल शुरू हो, इस तरीके के लोन इश्यू। अब नया बिजनेस है उस केस के अंदर अगर उन्होंने लोन ले लिया तो अब बिजनेस शुरुआत के अंदर तो पैसा इतना रेज करेगा नहीं, और अब इंटरेस्ट की उनके ऊपर लाइबिलिटी आ जाएगी, तो बिजनेस शुरू में ही बंद हो जाएगा। तो उस केस के अंदर कंडीशनल लोन होते हैं। कंडीशनल लोन के अंदर मतलब क्या, रॉयल्टी जो है वो रॉयल्टी या इनका इंटरेस्ट जो वो जब सेल शुरू होगी तभी दिया जाएगा। या इनकम नोट जो है वो एक तरीके का हाइब्रिड सिक्योरिटी होता है जिसमें कन्वेंशनल और कंडीशनल लोन होता है। जैसे कुछ पार्ट जो है, कुछ इंटरेस्ट तो आपका नहीं, जैसे ही लोन लोगे वैसे ही शुरू हो जाएगा, उसके ऊपर इंटरेस्ट देना शुरू हो जाएगा, और कुछ पार्ट जो कंडीशनल होगा, मतलब कि उनके ऊपर जो है वो आपकी रॉयल्टी पेमेंट होगा, और रॉयल्टी पेमेंट भी कब होगा, सेल शुरू होने के बाद। पार्टिसिपेटिंग लोन भी हो सकते हैं। पार्टिसिपेटिंग लोन किस तरीके से, फर्स्ट स्टेज में है अगर बिजनेस तो कोई भी इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा, फिर बिजनेस थोड़ा थोड़ा ग्रो होना शुरू हो जाएगा, सेकंड स्टेज के अंदर तो थोड़ा इंटरेस्ट दिया जाएगा, और थर्ड स्टेज के अंदर जो वो हाई इंटरेस्ट दिया जाएगा। समझ पा रहे भाई, जैसी जरूरत है उसके हिसाब से क्या किया जाएगा, फंड जो वो रेज किया जाएगा। उसके बाद में डेब्ट सिक्योरिटाइजेशन, इसके अंदर क्या है, जैसे मेरे पास बहुत सारी एसेट तो पड़ी है लेकिन मेरे पास लिक्विडिटी नहीं है, पैसों की जरूरत है, तो उस केस के अंदर क्या किया, जो भी जैसे मेरे पास बिल्डिंग वगैरह, ये बिल्डिंग पड़ी है जिसका कोई यूज नहीं है, मेरे पास कुछ मशीनरी पड़ी है वो उनका कुछ यूज नहीं है, डेटर पड़े हैं उनसे पैसा जो मिलने में टाइम लग रहा है, जबकि मुझे लिक्विडिटी की जरूरत है, मेरे पास इन्वेंट्री पड़ी है। तो ऐसी सारी इलिक्विड एसेट है ना, उनको सारों को साथ में किया और उनके अगेंस्ट में एक मार्केटेबल सिक्योरिटी इश्यू कर दी। मार्केटेबल सिक्योरिटी इनके अगेंस्ट में मतलब कि भाई ये देखो, ये हमारे पास एसेट तो है, अगर कल को नहीं किया तो इस एसेट को बेच के हम पैसा दे देंगे, लेकिन इसके बदले में आज हमें पैसा चाहिए, तो इसके बदले में हमने क्या किया, डेब्ट को जो वो रेज कर दिया, तो मार्केटेबल सिक्योरिटी ले आई। वो भी किसके अगेंस्ट में, इलिक्विड एसेट जो है उनको सारों को साथ करके उनके बदले मार्केटेबल सिक्योरिटी इश्यू की, और उनको बेच के हमने पैसा लिया। सिक्योर्ड बाय सेग्रीगेटेड इनकम प्रोवाइडिंग एसेट और पूल ऑफ एसेट। अब आगे वाला जो है वो कहेगा कि आपके पास तो लिक्विडिटी की प्रॉब्लम, आप पेमेंट कैसे करोगे, तो उन्होंने कहा देखो सिक्योरिटी के लिए हमारे पास एसेट पड़ी है ये, समझ पा रहे हो बात, लेकिन ये इलिक्विड है, तो इसके अगेंस्ट में हम ये जो आपसे क्या करना चाह रहे हैं, मार्केटेबल सिक्योरिटी के जरिए पैसा लेना चाहते हैं, ताकि इन पे काम रुका हुआ है, काम शुरू करके जो हम आगे पैसा आपका दे दें। लीज फाइनेंसिंग, इनके अंदर समझिएगा, लीज फाइनेंसिंग के अंदर कौन कौन सा तरीके की लीज होती है। एक तो ऑपरेटिंग लीज। ऑपरेटिंग लीज का मतलब क्या है, यूं समझिएगा, इसको ऑपरेटिंग लीज के साथ आप लिख दीजिएगा, जो रूम किराए पर, इसका एग्जांपल लिख दीजिएगा कार फाइनेंसिंग। सर कैसे, जैसे आपने एक घर किराए पे लिया, तो घर किराए पे लिया वो भी क्या एक तरीके का लीज है, आप पीरियोडिक पेमेंट कर रहे हो, उसके बदले में उनका घर का जो क्या कर रहे हो, इस्तेमाल कर रहे हो। लीज का मतलब क्या है, आप एसेट का इस्तेमाल कर रहे हो, पीरियोडिक पेमेंट कर रहे हो। ऑपरेटिंग के अंदर क्या होता है, ये लीज ऐसी होती है जिसके अंदर हमें ओनरशिप नहीं चाहिए। जैसे आज
किसी को जयपुर जाके स्टडी करनी है या जोधपुर जाके स्टडी करनी है, तो वो जोधपुर आया और जोधपुर के अंदर आके उसने क्या किया, एक कमरा किराए पे लिया। तो वो कमरा खरीद नहीं रहा है, वो क्या किया, उसने कमरे को किराए पे लिया है ताकि वो इस्तेमाल करे, और उसका मेन काम उसको कमरे को इस्तेमाल करना, पढ़ना और उसके बाद में वापस चले जाना। जबकि फाइनेंसिंग लीज जो होती है उसके अंदर जो क्या होता है, एक तरीके से ओनरशिप इन्वॉल्व होती है। जैसे कि मुझे कार लेनी है लेकिन मेरे पास पूरा पेमेंट है नहीं, इसके लिए मैंने क्या कर दिया, बैंक से लोन लिया, तो वो क्या कहलाएगा, अब बैंक से लोन तो लिया लेकिन अल्टीमेटली कार का मालिक कौन बन रहा हूं, मैं बन रहा हूं। तो वहां पर जो क्या होता है, इसे हम क्या कहते हैं, फाइनेंसिंग लीज। यूं समझिएगा कि अगर इंटेंशन जो है वो ओनरशिप ट्रांसफर का है तो उस केस के अंदर फाइनेंसिंग लीज होती है, और अगर इंटेंशन सिर्फ उसे असेट को ऑपरेट करना है तो उस केस के अंदर उसे हम क्या कहते हैं, ऑपरेटिंग लीज कहते हैं। लिवरेज लीज जिसके अंदर थर्ड पार्टी इन्वॉल्व होती है, लोन लेके लीज पर देना। जैसे मुझे कोई गाड़ी लेनी थी और मैं गया महिंद्रा के शोरूम में, और मैंने उनको कहा कि गाड़ी जो मुझे लेनी है, उन्होंने कहा कि ठीक है ले लीजिए। हमने कहा कि मुझे तो जो है वो इसको किस्तों में पेमेंट करूंगा। उन्होंने कहा कि हम किस्तों में पेमेंट करने में हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, हम तो जो कैश अगर है तो रखिए और गाड़ी लेके जाइए। हमने कहा कि यार फिर क्या करें, उन्होंने कहा कि हमें नहीं पता। हम बैंक के पास गए और बैंक को कहा कि ये गाड़ी है, ये आप खरीद लीजिए। बैंक ने कहा कि हम गाड़ी क्यों खरीदें, हमारा काम तो लोन देना और लोन लेना। उन्होंने कहा गाड़ी आप खरीद लीजिए और गाड़ी जो मुझे किराए पे दे दीजिए, मतलब कि लीज पे दे दीजिए। तो ये क्या हो जाएगी, लीवरेज लीज, थर्ड पार्टी इन्वॉल्व होगी। अब उसमें ओनरशिप हाथों हाथ ट्रांसफर हो सकती है, बाद में हो सकती है, वो किसी भी तरीके उनके कॉन्ट्रैक्ट पे डिपेंड करेगा। सेल्स एड लीज, ऐसी लीज जो सेल को बढ़ाने के लिए लीज पे दिया जा रहा है, सेल को मार्केटिंग के लिए लीज के साथ। आज के टाइम में चलता है ना, जैसे कि ले जाइए जीरो इंटरेस्ट रेट पे, जो ले जाइए जीरो इंटरेस्ट रेट पे ले जाइए, तो वो क्या है, सेल एड लीज, सेल को बढ़ाने के लिए जो लीज पे दिया जा रहा है। क्लोज एंड, क्लोज एंड और ओपन एंड का मतलब क्या, क्लोज एंड के अंदर क्या, एट द एंड ऑफ असेट वापस लेसर को, और ओपन एंड के अंदर क्या, लास्ट में लेजी को परचेज ऑप्शन होगा। जैसे कि मैंने जो है वो एक गाड़ी लीज पे ली, उसकी ओनरशिप अभी भी लेसर के पास है, जो मालिक है उसके पास है। मैंने कहा कि मैं 5 साल की लीज पे ले रहा हूँ। अब 5 साल के बाद में अगर मैंने लीज के अंदर इस तरीके से लिखा है 5 साल के बाद मेरे पास ऑप्शन होगा, मैं चाहूँ तो इस असेट को मेरे पास रख दूं और कुछ पैसा जो वो आपको देके असेट मेरे पास रख सकता हूँ, तो वो क्या कहलाएगी, ओपन एंड। और अगर ऐसा है कि 5 साल बाद मुझे गाड़ी जो वो वापस उनको देनी ही है और मैं अपने पास नहीं रख सकता, तो वो क्या होगी, क्लोज एंड। कि अगर लीज के लास्ट में अगर असेट को परचेज करने का लेसी के पास ऑप्शन होगा तो वो क्या कहलाएगी, ओपन एंड लीज कहलाएगी। इनकम टैक्स में ध्यान रखिएगा, डेप्रिसिएशन जो किसको मिलता है, लेसर को मिलता है, लेसी को रेंट का जो फायदा मिलता है। क्यों, क्योंकि इनकम टैक्स के अंदर कहा गया है क्या, कि डेप्रिसिएशन के लिए क्या होना चाहिए, एसेट का ओनर होना चाहिए। तो एसेट का ओनर जो कौन है, लेसर है। इस वजह से मतलब कि जो लीज पे देने वाला है वो है, तो इस वजह से डेप्रिसिएशन का फायदा किसे मिलेगा, उस लेसर को मिलेगा। जबकि लेसी जो लेने वाला है लीज पे, वो क्या करेगा, लीज रेंट जो देगा, तो उस लीज रेंट का उसे क्या मिलेगा, फायदा मिलेगा। मतलब कि वो अपना एक्सपेंस में उस लीज रेंट को अपना एक्सपेंस बताएगा। शॉर्ट टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस में क्या होता है, ट्रेड क्रेडिट बाय सप्लायर यूजुअली 1 to 90 डेज। जिससे मैं गुड्स खरीद रहा हूँ उसने मुझे क्या कर दी, कुछ दिनों की छूट दे दी, तो वो क्या कहलाएगी, ट्रेड क्रेडिट। अक्रूड एक्सपेंस हो सकते हैं, अनर्ड इनकम हो सकते हैं, या फिर कस्टमर से मैं एडवांस ले लूँ। कॉमर्शियल पेपर, ये छोटी छोटी चीजें याद रखिएगा। कॉमर्शियल पेपर जो आरबीआई ने 1989 में कॉमर्शियल पेपर को लॉन्च किया था, 5 लाख के मल्टीपल के अंदर ही इश्यू होते हैं। रेट जो होती है वो जनरली लिंक्ड टू 1 ईयर गवर्नमेंट बॉन्ड, गवर्नमेंट के जो 1 साल के बॉन्ड इश्यू करते हैं उनकी रेट के बराबर ही लगभग ये रेट होती है। और रिक्वायर्ड क्रेडिट रेटिंग, क्रेडिट रेटिंग का मतलब क्या होता है, जैसे आज के केस के अंदर सिबिल स्कोर होता है कि भाई आपने जो लोन लिया है उससे पहले आपका सिबिल स्कोर देखा जाता है कि भाई आप लोन किस तरीके से पेमेंट करते हो या नहीं करते हो। वैसा वैसा क्रेडिट रेटिंग होती है, कुछ एजेंसी होती है वो चेक करते हैं कि भाई इस कंपनी की क्रेडिट रेटिंग क्या है, मतलब कि ये जो लोन लेते हैं उसका भुगतान करने में कितने तरीके से सक्षम है, और उसका पुराना ट्रैक रिकॉर्ड वगैरह चेक किया जाता है। तो क्रेडिट रेटिंग देख के जो है वो कॉमर्शियल पेपर जो है इशू किया जा सकता है। 1989 के अंदर आरबीआई ने 5 लाख के मल्टीपल में और 1 ईयर बॉन्ड से ये रिलेटेड होते हैं। ट्रेजरी बिल जो वो इशूड बाय गवर्नमेंट 14 to 365 डेज। ये जो अपन सीएपीएम में आरएफ जो लिखते हैं ना, रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न, तो वहां पर ट्रेजरी बिल के जो रिस्क रेट जो वो नॉर्मली कंसिडर की जाती है।
सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, सेविंग सर्टिफिकेट, फिक्स्ड मैच्योरिटी डेट, ड्यूरेशन जो 15 दिन से 1 साल तक के लिए। जैसे मैंने जो मेरे पास पैसा था तो वो मैंने क्या कर दिया, पैसा जमा करवा दिया, उसके बदले मुझे सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट मिल जाएगा। उसमें 15 दिन से 1 साल तक के लिए मैं जमा करवा सकता हूँ, और उसके बाद में जो भी पीरियड है उसके बाद में मैं इंटरेस्ट के साथ मुझे वापस मिल जाएगा पैसा। बैंक एडवांस से शॉर्ट टर्म लोन दे सकता है, ओडी दे सकता है, क्लीन ओवरड्राफ्ट दे सकता है, नो बैकिंग ऑफ टेंजिबल एसेट। क्लीन ओवरड्राफ्ट का मतलब एक तो होता है ओवरड्राफ्ट आपके इन्वेंट्री पे, जैसे ओवरड्राफ्ट दिया तो उस केस के अंदर इन्वेंट्री जो क्या एक तरीके से मोर्गेज है, जबकि यहाँ पर क्लीन ओवरड्राफ्ट मतलब कोई भी एसेट नहीं है। जैसे प्रोफेशनल को लोन दिया जाता है, सीए वगैरह डॉक्टर वगैरह को लोन दिया जाता है, तो वहां पर उनको ओडी दी जाती है, तो उसके अंदर उनकी कोई भी एसेट जो वो गिरवी नहीं रखी जाती, तो उसे हम क्या कहते हैं, क्लीन ओवरड्राफ्ट। कैश क्रेडिट दी जा सकती है, सीसी लिमिट जिसे हम कहते हैं। एडवांसेज अगेंस्ट एसेट, जो एसेट है उनको गिरवी रख के उनके बदले में जो उधार दिया जा सकता है। और बिल परचेज और डिस्काउंट जो भी है ये भी हो सकता है। फाइनेंसिंग ऑफ एक्सपोर्ट ट्रेड बाय बैंक, देखो अगर जैसे मुझे एक्सपोर्ट करना है तो उस केस के अंदर जो मुझे पैसों की जरूरत है, तो एक तो क्या होता है प्री शिपमेंट फाइनेंस, इसमें पैकिंग क्रेडिट बाय बैंक। जैसे मुझे कुछ एक्सपोर्ट करना है, एक ऑर्डर आया, अब ऑर्डर आया तो उस ऑर्डर में मान लीजिए 1 लाख फ्रिज जो है वो मुझे एक्सपोर्ट करने का ऑर्डर आया, तो 1 लाख फ्रिज मुझे बनाने होंगे, उस बनाने के लिए मुझे क्या चाहिए, पैसा चाहिए। तो प्री शिपमेंट फाइनेंस जो मैं ले सकता हूँ, उसमें पैकिंग क्रेडिट में क्या होगा, बाय बैंक टू एक्सपोर्टर फॉर बाइंग मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, पैकिंग शिपमेंट ईटीसी, वो सब चीजें बनाने वगैरह के लिए, उन सामान को भेजने के लिए मुझे बैंक जो क्या कर सकती है, फाइनेंस दे सकती है। क्लीन पैकिंग क्रेडिट, क्लीन का मतलब क्या होता है, एक तरीके से ओनली ऑर्डर पर कोई गिरवी नहीं, जो मैंने उनका ऑर्डर आया, मैंने कहा देखो ये 1 लाख का ऑर्डर आया, ये फ्रिज मुझे भेजने और इसके बदले मुझे पैसा चाहिए उनको बनाने के लिए, तो कुछ भी गिरवी नहीं रखवाए और सीधा पैसा दे दे, तो उसे हम क्या कहेंगे, क्लीन पैकिंग क्रेडिट। पैकिंग क्रेडिट अगेंस्ट द हाइपोथेकेशन ऑफ द गुड्स, गुड्स जो है उनको गिरवी रख के भी जो है वो क्रेडिट दी जा सकती है। पैकिंग क्रेडिट अंडर द प्लेस ऑफ गुड्स। और ईसीजीसी गारंटी, ईसीजीसी क्या है, एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन, ये एक भारत सरकार के द्वारा जो है वो लाया गया है, जिसके अंदर जो क्या ईसीजीसी एक कॉरपोरेशन है, एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन। ये क्या करता है, जैसे कोई एक्सपोर्ट कर रहा है तो उसके अंदर उनको मदद करने के लिए जो क्या करता है, ये ऑर्गेनाइजेशन काम करता है। तो आगे वाला जो इम्पोर्टर है उसके लिए भी और इस एक्सपोर्टर के लिए, दोनों के लिए ये जो है एक तरीके से ऑर्गेनाइजेशन काम करता है। एक्सपोर्टर को कहता है कि तू भाई एक्सपोर्ट कर, कोई चिंता वाली बात नहीं, पैसा जो आ जाएगा, और इम्पोर्टर को कहते हैं कि तुम पैसा चाहे तो भेज दो, गुड्स आ जाएगा। और इनके बीच में इनको पैसों की जरूरत हो तो पैसा वगैरह भी जो है इनके पास अवेलेबल करवाया जाता है। फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट, ये जो अपन ने बात की थी ना फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट की, भाई $1 इज इक्वल टू आज जो है वो $1 इज इक्वल टू आज जो है वो ₹90 है, और कल को मेरे को या 2 महीने बाद मेरे को $1 मिलने वाले हैं, तो मैं आज ही जो है वो $1 इज इक्वल टू, मान लीजिए 3 साल बाद, 3 महीने बाद की 92 की रेट चल रही है, तो मैं 3 साल बाद का आज ही कॉन्ट्रैक्ट कर दूं 92 पे बेचने का, ताकि मेरी रिस्क खत्म हो जाए। कल को $1 इज इक्वल टू 89 हो जाए तो भी मैं 92 पे बेच पाऊँ, तो उसे हम क्या कहते हैं, फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट। इंडिविजुअल पार्टी कर सकती है ए और बी, तो उसे फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट कहा जा सकता है, और अगर स्टॉक एक्सचेंज के जरिए किया जाए तो उसे हम क्या कहते हैं, फ्यूचर कहा जाता है, फ्यूचर एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट। पोस्ट शिपमेंट फाइनेंस, अब शिपमेंट को भेजने के बाद जो है वो क्या क्या हो सकता है, परचेज और डिस्काउंटिंग ऑफ एक्सपोर्ट बिल, जो वहां से एक्सपोर्ट किया वहां से जो पैसा आया उनको डिस्काउंटिंग वगैरह करना, उनका एक्सपोर्ट बिल का जो है डिस्काउंटिंग करना, उनको परचेज करना, ईसीजीसी की गारंटी वगैरह। और एडवांस अगेंस्ट द ड्यूटी ड्रॉबैक, ड्यूटी ड्रॉबैक क्या होता है, जैसे जीएसटी के अंदर जो है आपको जो भी आप इस तरीके का एक्सपोर्ट करते हो तो उसके अंदर जो आपका टैक्स होता है उस टैक्स का क्या किया जाता है, उस टैक्स को आपको वापस दिया जाता है। तो उस ड्यूटी ड्रॉबैक जो आपको मिलेगा आगे, टैक्स का बेनिफिट वापस मिलेगा, उसके अगेंस्ट में एडवांसेज दिया जा सकता है, कैश सब्सिडी दी जा सकती है वगैरह वगैरह। अल्टीमेटली हर देश जो वो एक्सपोर्ट जो बढ़ाना चाहता है, तो उसके लिए भारत ने भी जो है वो ईसीजीसी कॉर्पोरेशन वगैरह बना रखे हैं। नोट, एडवांस सो अवेल of by an exporter is required to be liquidated within 180 days from the date of shipment of the relative goods। जो गुड्स आपने भेजे हैं उसके 180 दिन के अंदर आपको क्या करना होगा, लिक्विडेटेड मतलब कि इनको कैश में कन्वर्ट करवाना होगा।
इंटर कॉर्पोरेशन डिपॉजिट, जैसे कि एक फर्म है जो एबीसी लिमिटेड, एक पीक्यूआर लिमिटेड है, पीक्यूआर लिमिटेड को जरूरत है, उसने एबीसी लिमिटेड से पैसा लिया, तो वो क्या है, इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट। शॉर्ट पीरियड का होता है, 6 महीने तक का नॉर्मली होता है। इनका ये थोड़ा सा याद रखिएगा ना कि इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट कितने टाइम का होता है। वैसे ये जो पूरा चैप्टर है थोड़ा बहुत रटने वाला ही है। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, टाइटल डॉक्यूमेंट, नो इंटरेस्ट रेट मेंशन, जैसे कि पैसा जो वो जमा करवाया तो उसके इसके अंदर जो जमा करवाया उस पैसे के अगेंस्ट में आपको क्या किया जाएगा, एक सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट दिया जाएगा। टाइटल डॉक्यूमेंट होगा मतलब कि ये एक तरीके का एक आपका उसके ऊपर मालिकाना हक का एक कागज होगा, जब आप ये वापस उसको देख के उससे पैसा ले सकते हो। इस पर इंटरेस्ट रेट नहीं होता है, उसमें कुछ अमाउंट फिक्स होता है, उतना दिया जाएगा। पब्लिक डिपॉजिट, कंपनी जो है वो कंपनी कैन आरबीआई से अप्रूवल लेके 6 महीने से लेके 3 साल तक के लिए शुड नॉट बी यूज फॉर द एक्वायरिंग फिक्स्ड एसेट, मेनली यूज फॉर द वर्किंग कैपिटल। मुझे वर्किंग कैपिटल के लिए जैसे फॉर्म चला रहा हूँ और वर्किंग कैपिटल के लिए पैसा चाहिए और मुझे पैसा जो पब्लिक से रेज करना है, बैंक से लोन नहीं लेना है, तो मैं आरबीआई से अप्रूवल लेके 6 महीने से लेके 3 साल तक के पीरियड के लिए ले सकता हूँ और उस पैसों से वर्किंग कैपिटल वगैरह के लिए इस्तेमाल कर सकता हूँ, लेकिन इस पैसों से जो मैं एसेट वगैरह नहीं खरीद सकता। अदर सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग, सीड कैपिटल असिस्टेंस, आईडीबीआई के द्वारा जो है प्रोफेशनल और टेक्निकल क्वालिफाइड को दिया जाता है। फर्स्ट 5 ईयर फ्री और नॉमिनल रेट, पहले 5 साल जब तक बिजनेस जो वो शुरू नहीं हो जाता, सीड मतलब बिजनेस जो जम नहीं जाता, तब तक इंटरेस्ट रेट जो या तो नहीं होती है, बहुत कम होती है, 1% इस तरीके से। प्रोजेक्ट कॉस्ट 2 करोड़ से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। मैक्सिमम असिस्टेंस 50% ऑफ प्रोजेक्ट कॉस्ट और 15 लाख विच एवरेज लोअर। प्रोजेक्ट जैसे 1 करोड़ का है तो उसका 50% हो गया 50 लाख, 50 लाख और 15 लाख, तो 15 लाख का आपको क्या मिल जाएगा, सीड कैपिटल असिस्टेंस मिल जाएगा। आज के टाइम में आपने बहुत सारे और भी सुने होंगे और थोड़े बहुत इनको पढ़ते भी रहिएगा ना। ये जैसे इकोनॉमिक्स में आप पढ़ते हो पीएमजीबी, प्रधानमंत्री जो लोन योजना, मुख्यमंत्री लोन योजना वगैरह, अलग अलग महिलाओं के लिए लोन जो वो अलग से दिया जाता है, सब्सिडी अलग से दी जाती है वगैरह वगैरह। इंटरनल कैश अक्रूवल, आपने खुद से जो बिजनेस किया उसमें पैसा जो बचाया वो अनसिक्योर्ड लोन ले लो, डेफर्ड पेमेंट जो वो ले लो। और कैपिटल इंसेंटिव लाइक बैकवर्ड एरिया के डेवलपमेंट के लिए वगैरह वगैरह, जैसे बहुत सारे बाहर के जो है आईएमएफ वगैरह वो भी करते हैं। डीप डिस्काउंट बॉन्ड, डीप डिस्काउंट बॉन्ड में क्या होता है, इसके अंदर डिस्काउंट बहुत कम होता है, इंटरेस्ट नियर टू जीरो, जबकि जीरो कूपन बॉन्ड है, इसमें वाकई इंटरेस्ट जीरो होता है। अब आप सोचिएगा कि इंटरेस्ट जीरो होगा तो फिर कोई भी क्यों पैसा देगा। उसमें क्या होता है, इश्यू जैसे 50 में करेंगे और रिडीम जो वो 100 में करेंगे, तो ये जो डिफरेंस है वो क्या हो जाता है, उस बॉन्ड को खरीदने वाले का क्या हो जाता है, फायदा हो जाता है। जीरो कूपन बॉन्ड या डीप डिस्काउंट बॉन्ड। जीरो इंटरेस्ट फुल्ली कन्वर्टेबल डिबेंचर, कन्वर्टेबल डिबेंचर मतलब कि ये डिबेंचर जो एक टाइम के बाद जो कन्वर्ट हो सकते हैं, इनके बदले में इक्विटी शेयर मिल जाएंगे। सिक्योर्ड प्रीमियम नोट, शेयर वारंट के साथ। शेयर वारंट क्या होता है, शेयर वारंट भी जैसे मेरे पास 50,000 है, मैंने 50,000 कंपनी को दिए, कंपनी ने मुझे शेयर नहीं दिए, शेयर वारंट दिए, तो शेयर वारंट के अंदर जो वो क्या होगा, सीड कैपिटल, स्टार्टअप कैपिटल जो है वो कोई भी स्टार्टअप के लिए हो सकता है और कोई भी बैंक दे सकता है। सीड कैपिटल पर्टिकुलरली आईडीबीआई जो है उसने ये लेके आए हैं, है ना। बाकी आज के टाइम में तो ये तो बुक्स में चलते हैं, बाकी आज के टाइम में तो और भी बहुत सारे सोर्सेज आए हैं। सिक्योर्ड प्रीमियम नोट, शेयर वारंटी के साथ। शेयर वारंट क्या होता है, जैसे मेरे पास 50,000 है, मैंने बैंक को कंपनी को दिए, कंपनी को कहा कि शेयर दे दो, उन्होंने कहा शेयर नहीं देंगे, इसके बदले में शेयर वारंट देंगे। हमने कहा ये क्या है, उन्होंने कहा कि ये जो है शेयर वारंट आप अपने पास रखिए, 2 साल बाद आइए कि ये शेयर वारंट देके इसके बदले में शेयर ले लीजिएगा, तो वो क्या होता है, शेयर वारंट। वैसे वैसे क्या होता है, सिक्योर्ड प्रीमियम नोट शेयर वारंट के साथ जो है वो इश्यू किए जाते हैं। ऑप्शन बॉन्ड, ऑप्शन के अंदर क्या होता है, देखो एक तो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और एक ऑप्शन होते हैं। ऑप्शन के अंदर क्या होता है, आगे वाले के पास एक तरीके का ऑप्शन होता है, वो चाहे तो करे चाहे तो नहीं करे। इंटरेस्ट पेबल ऑन मैच्योरिटी और पीरियडिकली। रिडम्पशन प्रीमियम इज आल्सो ऑफर टू अट्रैक्ट इन्वेस्टर। ऑप्शन बॉन्ड के अंदर जो क्या होगा, एक तो इंटरेस्ट तो दिया ही जाएगा, लेकिन वो कब दिया जाएगा, मैच्योरिटी पे दिया जाएगा या फिर पीरियडिकली जैसा उनका कॉन्ट्रैक्ट है। और उसके अलावा रिडम्पशन प्रीमियम, जैसे 100 की जगह लास्ट में 150 रुपये दिए जाएंगे ताकि और लोग आए। इन्फ्लेशन बोर्ड, इंटरेस्ट रेट इज एडजस्टेड विद इन्फ्लेशन, अगर कि जैसे इन्फ्लेशन बढ़ गया तो उसके इसके अंदर इंटरेस्ट भी बढ़ा दिया जाएगा। फ्लोटिंग रेट, चेंज होने वाला, जिसके ऊपर रेट जो वो चेंज होती रहती है। उसके बाद में कुछ इंटरनेशनल फाइनेंसिंग भी है, जिसमें कॉमर्शियल बैंक बाहर के कुछ बैंकें हैं जो है आज भारत के अंदर काफ़ी सारी काम कर ही रही है बैंकें। डेवलपमेंट बैंक लाइक एक्सिम बैंक वगैरह।
ये एग्जिम बैंक की फुल फॉर्म भी मैं बता ही देता हूँ। एक एक्सपोर्ट एक्सपोर्ट इम्पोर्ट ऐसा कुछ है। एग्जिम का शायद एक्सपोर्ट इम्पोर्ट ही है एग्जिम। एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बैंक, एक्सपोर्ट इंपोर्ट की मदद के लिए जो एक अलग से बैंक बना रखी है। उसके अलावा डिस्काउंटिंग ऑफ ट्रेड बिल, जो ट्रेड बिल उनका डिस्काउंटिंग करना। इंटरनेशनल एजेंसी लाइक IBRD, IFSC, IMF वगैरह जो नेट के अंदर वगैरह पढ़े जाते हैं। इंटरनेशनल मॉनेटरी वगैरह जो IBRD, और ये जो है बहुत सारी योजनाएं भी चलती है, राजस्थान के अंदर भी चल रही है IBRD की, IFSC की, कोई ये भूखमरी के लिए, सड़कों के लिए वगैरह वगैरह। इंटरनेशनल कैपिटल मार्केट, उसमें फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जो एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग बाहर से जो किया जा सकता है, यूरो बॉन्ड वगैरह, फॉरेन बॉन्ड बाय फॉरेन कॉरपोरेशन और फॉरेन गवर्नमेंट डिनोमिनेटेड इन द करेंसी ऑफ द कंट्री वेयर दे आर इशूड। जैसे कि मुझे चाइना में इशू करना है तो चाइना के जो करेंसी उसके हिसाब से मैं इशू कर सकता हूँ। फुल्ली हेज्ड बॉन्ड, हेज का मतलब क्या है, रिस्क, तो फॉरेन करेंसी रिस्क हटाया हुआ बॉन्ड, ऐसा बॉन्ड जिसके अंदर जो फॉरेन करेंसी की वजह से कोई भी फ्लक्चुएशन आएगा उसको क्या किया जाएगा, खत्म कर दिया जाएगा, मतलब उतना कंपनसेट कर दिया जाएगा। जैसे हमने जो वो कोई हमारे इंडिया के अंदर आया और उसने कहा कि इंडिया में बॉन्ड इशू कर रहे हैं, इन्वेस्टर ने कहा कि हम बॉन्ड खरीद तो ले, लेकिन ये एक्सचेंज रेट की वजह से कोई तकलीफ आ गई तो उस वजह से तो उन्होंने कहा कि वो जो है एडजस्ट कर दिया जाएगा, तो उसे क्या कहेंगे, फुली हेज बॉन्ड। मीडियम टर्म नोट, ना शॉर्ट है ना लॉन्ग है, फ्लोटिंग रेट वगैरह, ये जो आप ऊपर पड़े वो सारे के सारे ये इनके हम्म, ये दो जो है वो इनके एक एक बार नाम ही पढ़िएगा, बाकी इनमें इतना नहीं। ADR और GDR जो ध्यान रखिएगा, ADR, GDR और IDR। ADR का मतलब क्या है, अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट। देखो अमेरिकन से जो है वो याद रखिएगा, अमेरिकन से क्या है, सिक्योरिटी ऑफर्ड बाय नॉन US कंपनी विच वांट टू लिस्ट एनी ऑफ द US एक्सचेंज। जैसे मुझे अमेरिका से पैसा रेज करना है, अमेरिका से मुझे जो बॉन्ड इश्यू करके पैसा लेना है, तो उस केस के अंदर मैं क्या करूंगा, अमेरिका में जाऊंगा, अमेरिका के स्टॉक एक्सचेंज में जाके उनको कहूंगा कि भाई मुझे क्या करना है, यहाँ पर जो है वो सिक्योरिटीज इश्यू करनी है और पैसा लेना है। तो वो क्या करेंगे, मेरी जो भी चीजें चेक करके उसके बाद में मेरी कंपनी के नाम से ADR इश्यू करेंगे, अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट। तो क्या करेगी, कोई भी अमेरिका के बाहर की जो भी कंपनी है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, बैंक है, उसे अगर अमेरिका से पैसा रेज करना है तो वो अमेरिका के स्टॉक एक्सचेंज में जाएगा और वहां पर क्या करवाएगा, ADR जो इश्यू करवाएगा। तो अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट, सिक्योरिटी ऑफर्ड बाय नॉन US कंपनी विच वांट टू लिस्ट एनी ऑफ द US एक्सचेंज, वो किसी भी US एक्सचेंज अपनी सिक्योरिटी को रजिस्टर करवा के पैसा रेज करना चाहते हैं। सेम वैसा वैसा IDR, इंडियन डिपॉजिटरी रिसिप्ट, इंडिया के बाहर का कोई भी कॉर्पोरेशन, बैंक वगैरह, उसे इंडिया से पैसा रेज करना है तो वो इंडिया में आएगा, इंडिया के स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर करवाएगा और इंडियन रुपीज के हिसाब से वो इशू करेगा। इंडियन डिपॉजिटरी रिसिप्ट, फॉरेन कंपनी को भारत से पैसा लेना है तो भारत में IDR इशू करो। और GDR, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट मतलब कि क्या, स्टॉक ट्रेडेड ऑन एक्सचेंज ऑफ अनदर कंट्री। अब इंडिया का चाइना में जाए, चाहे चाइना का नेपाल से पैसा रेज करे, नेपाल श्रीलंका से करे, श्रीलंका पाकिस्तान से करे, पाकिस्तान जो अफगानिस्तान से करे, इस तरीके के सारों को क्या कहा जाता है, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट। नहीं, इसमें नागरिकता से कोई लेना देना नहीं। जैसे रिलायंस है, रिलायंस को अमेरिका से पैसा रेज करना है तो रिलायंस यहाँ की कंपनी है, ये जाएगी वहाँ के स्टॉक एक्सचेंज में अपने आप को रजिस्टर करवाएगी और वहाँ पर क्या करेगी, वो कंपनी जो ADR इशू करेगी, तो ADR के बदले में, वो सिक्योरिटी के बदले में जो पैसा आएगा वो रिलायंस जो वो यूज कर सकती है। समझ पा रहे बात भाई, ये जो भी जा रहे हैं वो कौन जा रहे हैं पैसा लेने के लिए, इंडिविजुअल नहीं जा रहा है, ऑर्गेनाइजेशन, कॉर्पोरेशन वगैरह वो जा रहे हैं। समझ पा रहे बात, क्योंकि बेसिकली होता क्या है कि जो डेवलप्ड कंट्री है ना, उनके अंदर इंटरेस्ट रेट जो वो कम होता है, वहां पर इंटरेस्ट जो सस्ता होता है, मतलब कि पैसा सस्ता मिलता है। नहीं, सेबी से तो परमिशन लेना ही पड़ेगा भाई। जो देश का स्टॉक एक्सचेंज है उसको जो हैंडल करता है भाई, बाहर का कोई भी आएगा तो उसे पहले यहाँ लिस्ट करवाना पड़ेगा, और लिस्ट करवाने के लिए उसे सेबी के रूल्स जो वो फॉलो करने पड़ेंगे।
हाँ एडीआर, हाँ सॉरी, इश्यू तो उनको ही करेंगे, समझिएगा। जैसे रिलायंस की कंपनी, यहाँ इस तरीके से पूछ रहे हैं, देखो रिलायंस कंपनी है, अमेरिका में जाएगी, अमेरिका में जाके वहाँ के स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर करवाएगी, फिर वो सिक्योरिटी जो वो किसको इश्यू करेंगे, वहाँ के अमेरिका के लोगों से, लोगों को, समझ पा रहे बात, वो उनको खरीदेंगे कौन, अमेरिका के लोग। जैसे यहाँ आईडीआर है, तो आईडीआर के अंदर बाहर की कंपनी आएगी, इंडिया की डिपोजिट स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर करवाएगी, फिर इंडिया में जो वो इश्यू होंगे तो उसको खरीदेगा कौन, इंडियन जो लोग खरीदेंगे। तो एडीआर जो उनको खरीदेगा कौन, अमेरिकन रेजिडेंट खरीदेंगे। समझ पा रहे हो बात भाई? क्लियर है? अब जैसे मेरे को जो है वो, मैं एक इंडिविजुअल इन्वेस्टर हूँ और मुझे कोई अमेरिका की कंपनी में जो इन्वेस्ट करना है मैं कर सकता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं एज ए इंडिविजुअल अमेरिका कंपनी के शेयर खरीदना चाहूँ खरीद सकता हूँ, क्रिप्टो वगैरह खरीदना चाहूँ तो खरीद सकता हूँ। अमेरिका की कंपनी को भारत से पैसा रेज करना है ना, तो वो उसे एडीआर आईडीआर जीडीआर वगैरह की बात कर रहे हैं, समझ पा रहे हो बात? यहाँ पर कंपनी जो है, जैसे यूएस की कंपनी है, उसे भारत से पैसा रेज करना है, तो वो यहाँ भारत के स्टॉक एक्सचेंज में आएगी, यहाँ पर रजिस्टर करवाएगी, भारत का स्टॉक एक्सचेंज उसके बदले में आईडीआर इश्यू करेगा, जो कि भारत के जो जनता है वो खरीदेगी, तो यहाँ से जो खरीदेगी तो उनके बदले में जो पैसा देगी वो जो उनके पास, उस कंपनी के पास चला जाएगा। बाकी अल्टीमेटली मेरे पोर्टफोलियो में मुझे जो अमेरिका की कोई कंपनी अच्छी लग रही है उसके शेयर खरीदने हैं, तो आज के टाइम में खरीदे जा सकते हैं। क्लियर है? बाकी इनके जो है एमसीक्यू और करेंगे तो और ज़्यादा आपको समझ आएगा। बाकी कोई डाउट हो तो आप बता ही दीजिएगा। क्लियर है भाई यहाँ तक का? क्लियर है यहाँ तक का? बाकी कोई भी डाउट हो तो व्हाट्सएप करते रहिएगा, है ना? रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट, आरओआई जो है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट। कहाँ पर लिखा है? देखो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी हो सकता है या फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट, वो बॉन्ड के केस में है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट है। देखो वो अलग अलग है, वो अल्टीमेटली बात वही आएगी, जैसे डेब्ट के अंदर इश्यू करेंगे ना, डेब्ट के केस में, तो डेब्ट के केस में रिटर्न क्या मिलता है, जो है वो इंटरेस्ट मिलता है, तो उनके लिए हम यूज करते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट। इक्विटी के केस में होता तो हम क्या करते हैं, रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। अल्टीमेटली कहने का मतलब ये है कि इनके ऊपर जो भी रिटर्न मिलेगा उसको जो आरओई जो है वो बोलेंगे। इक्विटी के संदर्भ में अगर जो है वो आरओआई है तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट यूज होता है। डेब्ट के केस में रेट ऑफ इंटरेस्ट जो वो यूज होता है। वैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट भी एक तरीके से रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ही है। क्लियर है? भाई डेब्ट के अंदर जैसे मैंने 1 लाख रुपए दिए और उस पर 10% जो रिटर्न मिल रहा है तो वो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है और 10% मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट है। क्लियर है? और कोई डाउट हो तो भेजते रहिएगा।